नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। आज बात करेंगे खबरों की खबर में कई खबरों को लेकर के, जिसमें पहली खबर है जम्मू कश्मीर से। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने मंगलवार को श्रीनगर में 8 स्थानों पर रेड की। ये कार्रवाई 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या के मामले में की गई है। अप्रैल 1990 में हुई इस हत्या की जांच के लिए यह पहली बार है जब SIA ने रेड की है। सूत्रों ने बताया कि यह मामला उस समय का है जब कश्मीरी पंडितों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई थी। उपराज्यपाल प्रशासन ने कुछ समय पहले 1990 के शुरुआती दशक में हुए कश्मीरी पंडित के कई हत्याकांड के मामलों को फिर से खोलने का फैसला लिया था। इसी फैसले के तहत SIA ने यह कार्रवाई शुरू की है। श्रीनगर के मेसुमा इलाके में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के पूर्व प्रमुख यासीन मलिक के आवास पर भी रेड की गई है। इनके अलावा जिन स्थानों पर रेड हुई है उनमें से ज्यादातर JKLF के पूर्व कमांडरों के ठिकाने बताए जा रहे हैं। SIA जिन लोकेशन पर छापेमारी कर रही है उनमें JKLF आतंकवादी यासीन मलिक, जावेद नलका, पीर नूर उल हक शाह, अब्दुल हमीद शेख, बशीर अहमद गोजरी, फिरोज अहमद खान और गुलाम मोहम्मद टपलू के घर भी छापेमारी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 के शुरुआती दशक में नर्स सरला भट्ट का अपहरण किया गया था और अगले दिन श्रीनगर के सौरा इलाके से उनकी गोली से छलनी लाश बरामद हुई थी। वह शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हॉस्टल में रहती थी, जहां से उनका अपहरण किया गया था। यह मामला शुरू में निगीन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इस केस को बाद में SIA को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पूर्व JKLF नेता पीर नूरुल हक शाह उर्फ एयर मार्शल भी उन लोगों में शामिल थे। 8 ठिकानों में एक उसके घर की भी एजेंसी के अधिकारियों ने तलाशी ली है। इसके अलावा दूसरी खबर है भाजपा से जुड़ी हुई। NDA यानी सत्तारूढ़ गठबंधन की कप्तान भारतीय जनता पार्टी 2 अहम चुनावों से घिरी हुई है। पहला 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार को चुनना, साथ ही केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बाद अध्यक्ष पद के लिए नेता का चयन करना। चर्चाएं हैं कि इस मुद्दे पर फैसला नहीं होने की वजह से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच नाम पर सहमति नहीं बन पाना है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। बीते सप्ताह ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन की जिम्मेदारी NDA दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नड्डा पर छोड़ दी। कहा जा रहा है कि इनमें एक छिपा हुआ संदेश यह भी है कि नड्डा उपराष्ट्रपति चुनाव होने तक अध्यक्ष बने रहेंगे, यानी 9 सितंबर तक। खास बात यह है कि भाजपा अध्यक्ष पद का चुनाव लंबे समय से लंबित है। नड्डा इस पद पर 3 कार्यकाल से हैं और संभावनाएं जताई जा रही थी कि चुनाव जून 2024 में हो सकते थे। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा को ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद से हटाना मुश्किल होगा जिसे NDA ने PM मोदी के साथ उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि संघ के विचार इससे अलग है। यही वजह है कि पार्टी प्रमुख के नाम को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। संघ और भाजपा के बीच अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा 12 जनवरी 2025 को शुरू हुई। रिपोर्ट के अनुसार उस समय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम चर्चा में चल रहा था। हालांकि दिल्ली चुनाव के चलते चर्चाओं पर कुछ समय के लिए विराम लग गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि संघ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन इस पर दोनों में सहमति नहीं है। वहीं चर्चाओं में भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ नेताओं का नाम भी शामिल है। कहा जा रहा है कि संघ की तरफ से जोर दिए जाने के बाद भाजपा ने संगठन चुनाव में तेजी लाई, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब पार्टी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली में चुनाव में देरी को जिम्मेदार बता रही है। खास बात है कि पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए संगठनात्मक जनादेश हासिल कर चुकी है। पार्टी 37 में से 50% इकाइयों में चुनाव करा चुकी है। हालांकि इस बीच चर्चा यह भी हो रहा था मोहन भागवत और PM मोदी के बीच कुछ ठीक नहीं है। राजनीतिक गलियारों में संघ प्रमुख मोहन भागवत और PM मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की अटकलें हैं। अखबार से बातचीत में संघ के एक सूत्र ने बताया कि संगठन ने भाजपा पर फैसला छोड़ दिया है और बता दिया है कि अध्यक्ष कैसे होना चाहिए। संघ सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि भागवत PM मोदी के काम में दखल नहीं देंगे। खास बात यह है कि PM मोदी के कार्यकाल में
अनुच्छेद 370 हटने, राम मंदिर का निर्माण जैसे संघ के एजेंडा में शामिल बड़े काम हुए हैं। वहीं अखबार से बातचीत में अंदरूनी सूत्र पीएम मोदी और भागवत के निजी संबंधों पर भी बात करते हैं और बताते हैं कि संघ प्रमुख ने 2013 में पीएम उम्मीदवार के लिए मोदी का नाम का समर्थन किया था। वहीं पीएम मोदी भी आरएसएस को ऐसा संगठन बता चुके हैं जिसने उन्हें जीवन का मकसद दिया। अब एक और नाम तेजी से चर्चा में है। यह नाम है गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का। आचार्य देवव्रत उसी जाट बिरादरी से हैं जिससे जगदीप धनखड़ आते हैं। ऐसे में जाट समाज के बीच संदेश देने के लिए आचार्य देवव्रत को मौका दिया जा सकता है। वहीं अगली खबर है भारत और पाकिस्तान से जुड़ी हुई। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को युद्ध की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और सिंधु नदी पर बांध बनाने की कोशिश करता है तो हालात युद्ध तक पहुंच सकते हैं। बिलावल ने यह बयान हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 282वें उर्स के दौरान भीत शाह में आयोजित शाह लतीफ़ पुरस्कार समारोह में दिया है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए थे, जिनमें सिंधु जल संधि को रोकना भी शामिल था। इस कदम से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। 7 मई को भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। हालांकि 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया था। इससे पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा था कि जिस अगले युद्ध की आशंका जताई जा रही है वह जल्द ही हो सकता है और हमें उसी के मुताबिक तैयार रहना होगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों को पूरी तरह फ्री हैंड दिया गया था और इसी वजह से यह अभियान सफल रहा। जनरल द्विवेदी के अनुसार 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। इसके अगले ही दिन 23 अप्रैल को शीर्ष सैन्य राजनीतिक नेतृत्व की अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद सख्त लहजे में कहा, अब बहुत हो चुका है। सेना प्रमुख ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि इस तरह छोटा सा नाम ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश को एकजुट कर सकता है। इस नाम ने पूरे राष्ट्र में नई ऊर्जा भर दी। जब डायरेक्टर ने यह नाम सुझाया तो पहले मुझे लगा कि यह सिंधु है, यानी इंडस नदी, और मैंने मजाक में कहा बहुत बढ़िया, आपने तो इंडस वाटर ट्रीटी को फ्रीज कर दिया। लेकिन उन्होंने बताया कि यह सिंदूर है। इसके अलावा अगली खबर है जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्पीकर ने कहा, मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 186 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग है। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक जज और एक कानूनविद शामिल है। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक यह महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। आपको बता दें कि 14 मार्च 2025 को रात करीब 11:30 बजे जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली के सरकारी आवास में आग लग गई। तब वे दिल्ली हाई कोर्ट में थे। इस दौरान उनके घर में बंडलों में जले नोट मिले। दिल्ली फायर सर्विस की टीम जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि स्टोर रूम में 500 के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले। हालांकि जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके घर या स्टोर रूम में कोई नकदी नहीं थी, साजिश के तहत फंसाया। 21 मार्च को कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि मेरे घर से 15 करोड़ कैश मिला था। जिसके बाद 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया। हालांकि अब इस मामले में स्पीकर बिरला ने कहा तथ्य करप्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के घोषित कानूनों के साथ साथ कई अन्य फैसलों की जानकारी भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया है, इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। सीजीआई ने इस मामले पर विचार करने के बाद जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रतिक्रिया पर राय बनाई कि इस पर गहन जांच जरूरी है।
इसलिए एक 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई। बिरला ने कहा कि हमें याद है कि तत्कालीन सीजीआई ने यह रिपोर्ट पीएम और राष्ट्रपति को भेजी है। यह भी कहा कि इस केस में पूर्व प्रावधानों के अनुसार काम किया है। समिति की रिपोर्ट में आरोप इस प्रकृति के हैं कि जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की ज़रूरत है। स्वतंत्र जांच के बाद हमें यह पता चला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जज को हटाने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र न्यायपालिका में एक आदमी के विश्वास की नींव है। वर्तमान केस में जुड़े तथ्य भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं और कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश करते हैं। इस पर आगे की कार्रवाई की जाए, इसे उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति दी है। मैंने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य शामिल है। इसके अलावा अगली खबर है, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सक्रियता से सावधान रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने कई मौकों पर कहा है कि देश को पाकिस्तान नहीं, चीन से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब इसी कड़ी में विदेश मामलों की संसदीय समिति ने एक बड़ी चेतावनी दी है। जोर देकर कहा गया है कि हिंद महासागर में चीन की सक्रियता बढ़ती जा रही है। इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ जाता है। अब जिस समिति ने चेतावनी जारी की है उसकी अध्यक्षता कांग्रेस सांसद शशि थरूर करते हैं। उनकी तरफ से सरकार को कई सुझाव भी दिए गए हैं। समिति के मुताबिक चीन और पाकिस्तान का नेवल नेक्सस काफ़ी मजबूत हो चुका है। दोनों ही देश लंबे समय से साझा मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। चीन की मदद से पाकिस्तान की नौसेना की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। माना जा रहा है कि इन बदलते समीकरणों की वजह से इस क्षेत्र में भारत की चुनौती बढ़ सकती है। अब विदेश मंत्रालय को भी इस बात का एहसास है। चुनौतियों को लेकर विस्तार से बताया गया है। कहा गया है कि इस समय समुद्री यातायात को लेकर खतरा है। संप्रभुता की भी बात है। चीन को लेकर तो बताया गया है कि अब इस क्षेत्र में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। पोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा सर्वेक्षण जहाज़ों के जरिए अति संवेदनशील जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है। वैसे अब अगर चीन ने अपनी रणनीति बदली है तो भारत भी चुनौतियों से निपटने के लिए मित्र देशों का रुख कर रहा है। क्वाड देशों के साथ भी साझेदारी बढ़ी है। जानकारी के लिए बता दें कि समिति ने अपनी तरफ से 130 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है। 3 चुनौतियों पर जोर दिया गया है: भू राजनीतिक चुनौती, समुद्री सुरक्षा के खतरे और बुनियादी ढांचे की कमी। वैसे लिखित जवाब में मंत्रालय ने भारत नौसेना की चुनौतियों की भी बात की है। चीन की उपस्थिति से लेकर ट्रैफिकिंग, मारटाइम टेररिज्म को लेकर चिंता जताई गई है। प्राकृतिक आपदाओं को भी भविष्य की चुनौती के रूप में समझा गया है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।